नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। जनता मांगे जवाब में आज बात एके और ईडी की। एके मतलब अरविंद केजरीवाल और ईडी मतलब एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट यानी प्रवर्तन निदेशालय की। देश में बीते कुछ सालों से ईडी, आईडी, सीबीआई जैसी स्वायत्त संस्थाओं को कार्रवाई और उस कार्रवाई पर उठ रहे सवाल पर सियासी बवाल मचा हुआ है। ताजा मामले की बात करें तो आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ईडी की टेढ़ी नजर है। आप पार्टी के नेता एक के बाद एक जेल की सलाखों के पीछे हैं। अब निशाना सीधे अरविंद केजरीवाल पर है। जांच एजेंसी ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया भी, लेकिन उन्होंने ईडी को एक लेटर भेजकर समन को वापस लेने की बात कही। उधर ईडी के बुलावे से बेफिक्र अरविंद केजरीवाल ने आज एमपी में चुनावी सभा को संबोधित किया। साथ ही रोड शो कर पार्टी प्रत्याशी के वोट मांगे। साथ ही केंद्र की भाजपा सरकार पर तमाम आरोप लगाए। अब ईडी और एके आमने सामने हैं और सियासत का पारा हाई है। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जता रहे हैं। साथ ही आशंका ये भी जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में विपक्षी दलों के और भी नेताओं की गिरफ्तारी होगी। जनता मांगे जवाब में आज बात इसी मुद्दे पर ईडी का शिकंजा, केजरीवाल से पंगा। दिल्ली शराब नीति घोटाले में पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने बुलाया, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे। अरविंद केजरीवाल ने सीधा आरोप लगाया कि पूछताछ के लिए भेजा गया नोटिस गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कहने पर नोटिस भेजा गया है। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार को सीधे निशाने पर लिया। कहा कि नोटिस इसलिए भी भेजा गया ताकि मैं 4 राज्यों में होने वाले चुनाव प्रचार नहीं कर सकूं। ये नोटिस तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने एक चिट्ठी के जरिए नोटिस का जवाब दिया है। केजरीवाल ने लिखा है कि यह साफ नहीं है कि आपने मुझे किस नाते समन भेजा है, एक गवाह के तौर पर या फिर संदिग्ध के तौर पर। मुझे समन में डिटेल भी नहीं दी गई। उन्होंने आगे लिखा है कि यह भी नहीं बताया गया कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर बुलाया गया है या फिर मुख्यमंत्री के तौर पर या फिर आम आदमी पार्टी के मुखिया के तौर पर। केजरीवाल ने कहा कि जिस दिन ईडी द्वारा समन जारी किया गया उसी दिन भाजपा नेताओं ने बयान देना शुरू किया कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरी छवि को खराब करने के लिए बीजेपी नेताओं को ईडी का समन लीक किया गया। मनोज तिवारी ने बयान दिया कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जहां प्रचार करने के लिए मैं स्टार प्रचारक हूं। वो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए भी पहुंचे। अब दिल्ली शराब नीति घोटाले में आप नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया फरवरी से ही जेल में बंद हैं। सिसोदिया की गिरफ्तारी के अलावा हाल ही में राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी ईडी ने गिरफ्तार किया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी कार्रवाई की है। वहीं आम आदमी पार्टी को इस बात का भी डर सता रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के कई शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी हो सकती है। अब इस मामले में सियासत तेज है, बयानबाजी का दौर जारी है। पार्टी ने सीधे तौर पर गिरफ्तारी के लिए बीजेपी पर निशाना साधा है। आप नेता राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने की योजना बना रही है। राघव चड्ढा ने कहा कि ईडी ने 2014 से जितने मामले दर्ज किए हैं उनमें से 95% विपक्षी नेताओं के खिलाफ दर्ज हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि इंडिया गठबंधन से बीजेपी परेशान हो चुकी है। उसने गठबंधन के नेताओं को निशाना बनाने के लिए योजना तैयार कर ली है। केजरीवाल के लेटर के जवाब में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि दिल्ली के सीएम पूछते हैं कि उन्हें किस हैसियत से बुलाया गया। तो मैं आपको बताता हूं, आपको ईडी ने इसलिए बुलाया है क्योंकि आप भ्रष्टाचार के सागर हैं, पूरी तरह से बेईमान हैं। केजरीवाल और उनकी पार्टी को किसी पर भरोसा नहीं है। जब ये इतना बड़ा घोटाला है तो केजरीवाल की जांच होनी चाहिए। अब इस मुद्दे पर ईडी, केंद्र और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आगे आगे होता है क्या। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। ईडी का शिकंजा, केजरीवाल से पंगा। लेकिन पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। क्या मनीष सिसोदिया जी बेल में बाहर आए? क्या मनीष सिसोदिया जी अंदर ही रहे? क्या चाहते क्या है आखिर ये आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी? जो ईमानदारी के सर्टिफिकेट देते थे
उनका कैसे एक के बाद दूसरा मंत्री जेल गया और जेल के बाद बेल भी नहीं हुई। सच्चाई ये है कि जब से सत्ता में आए हैं आज हालत ये है कि ये पता नहीं कि इनके मंत्री जेल में ज्यादा हैं कि बाहर हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं जिसका मुखिया ही ऐसा हो जो ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटता हो तो पता है कि आशीर्वाद किसका था, किसके कहने पे भ्रष्टाचार हो रहा था और पूरा षड्यंत्र कहां से रचा जा रहा था। अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने नोटिस जारी कर, उस नोटिस में यह स्पष्ट नहीं था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री के रूप में ईडी बुलाना चाहती है, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में बुलाना चाहती है या एक नागरिक के रूप में बुलाना चाहती है। अरविंद केजरीवाल जी का जवाब ईडी को गया, ईडी का जवाब नहीं आया। जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता आया। जहां अपोजिशन ताकतवर और मजबूत है और इंडिया अलायंस में जो मजबूत नेता है उनके ऊपर ये तलवार चलाएंगे। अभी हमें आप तो सब क्यों बात बढ़ा रहे हो? ये नोटिस सबको मिलेगा। अरे भाई 140 करोड़ लोगों को क्या जेल भेज देगी सरकार जब 140 करोड़ नाराज हैं? क्या ईडी का शिकंजा, केजरीवाल से पंगा। इसी खास मुद्दे पर चलिए चर्चा शुरू करते हैं और चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता अनिल गोयल जी, कांग्रेस प्रवक्ता विजय कौशिक जी, अप प्रवक्ता नीतीश चौरसिया जी, सुप्रीम कोर्ट से अधिवक्ता प्रमोद कुमार जी और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले नीतीश चौरसिया जी, जब आप लोग की पार्टी का गठन हुआ था और आप लोग कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, उसमें बीजेपी के भी कुछ नेता, आप लोग बड़े बड़े नेता, उस वक्त कांग्रेस सरकार में थी, तो ज्यादातर जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे या विपक्षी पार्टी के नेता थे, आप उन पर ज्यादातर आरोप लगाते थे और आप कहते थे कि जांच हो जाए तो ये जेल में चले जाएंगे, जांच इनकी होनी चाहिए। आप अक्सर कहते थे कि जांच होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी मामले में जांच हो रही है और अरविंद केजरीवाल को जांच के लिए बुलाया जा रहा है ईडी की तरफ से, तो आप लोग पेश नहीं हो रहे, आप लोग लेटर खेल रहे हैं, पेश क्यों नहीं हो रहे, क्या समस्या है? पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। इतने सीनियर पैनलिस्ट मेरे साथ बैठे हैं, आप सबको मेरा नमस्कार, दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, आपका आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से उभरी हुई पार्टी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन हुआ, उसमें एक पार्टी जन्म ली जिसका नाम आम आदमी पार्टी है और अरविंद केजरीवाल उसके नेतृत्व करते हुए संयोजक। आम आदमी पार्टी जब से बनी है तब से उसको अलग अलग तरीकों से, अलग अलग राजनीतिक षड्यंत्रों से, अलग अलग कोशिशों से सबने कोशिश की कि कैसे भी आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया जाए। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद आज तक ना तो आम आदमी पार्टी को कोई खत्म कर पाया और मेरा मानना है जिसके साथ देश की जनता खड़ी होती है उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। आम आदमी पार्टी धीरे धीरे अपने राष्ट्रीय पार्टी आज की तरह बन गई। जब बात आती है किसी देश हित की, हम हर उस कार्य को करने के लिए तैयार है जो देश हित में हो। आज अगर कोई पार्टी अपने एजेंडे के लिए कोई जांच करती है या कोई पार्टी जो व्यक्ति विशेष के लिए काम करती है या एक ऐसी पार्टी जो भारत की एक न्यायिक संस्था, इंडिपेंडेंट एजेंसी जो सबसे मजबूत एजेंसी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसको एक व्यक्ति विशेष या व्यक्ति एजेंडे के लिए काम कराती है, तो सवाल तो उठता है कि आखिर ये जो जांचें हैं वो किस लिए हैं, किसके लिए है, किसके इशारे से है, आखिर इसका एजेंडा क्या है। जब चुनाव आते हैं तभी ये क्यों सक्रिय होते हैं, जब कोई सरकारें तोड़नी होती है तभी ये क्यों सक्रिय होते हैं, जब किसी को राजनीतिक लाभ लेना होता है तभी क्यों ये सरकारें एक्टिव होती है, तभी ये संस्थाएं क्यों एक्टिव होती है। इन संस्थाओं का तमाम दुरुपयोग के तमाम उदाहरण 2014 के बाद आपको देखने को मिले। लेकिन नीतीश जी मुझे बताइए, जो सारी संस्थाएं सीबीआई, ईडी है, यही तो जांच करेगी ना बड़े बड़े मामलों की। आप लोग कह रहे हैं कि ठीक है जो भी इसका पीछे एजेंडा होगा, लेकिन ये संस्थाएं हैं, बड़ी संस्थाएं जो जांच करेंगी।
आप लोग तो पहले अक्सर जांच की मांग करते थे ना कि भ्रष्टाचार हो रहा है, कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं, बीजेपी पार्टी के नेता कर रहे हैं, दूसरे पार्टी के नेता कर रहे हैं, तमाम लोगों के आप नाम गिनाते थे और जांच की बात करते थे। तो जांच तो ये संस्था करेगी ना। आप ये बोल के कि ये किसी पार्टी का एजेंडा है, सरकार एजेंडा के तहत जांच करवा रही है, हम इस जांच में सहयोग नहीं करेंगे। जांच में शामिल तो हो ही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि फैसला तो सुप्रीम कोर्ट करेगी, फैसला तो कोर्ट करेगी, कोई पार्टी फैसला इसमें सुनाएगी नहीं। माफ करिएगा, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हम जांच में शामिल नहीं होंगे। जांच में हम लगातार शामिल हो रहे हैं। हमारे जो भी कई सारे शीर्ष नेता जिनका इसमें दूर दूर तक इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जिनको ये नहीं, इसलिए तो मैंने बोला कि आज जांच में आप शामिल नहीं हुए, क्या आगे भी शामिल नहीं होंगे या इसी तरह से लेटर खेलेंगे आप? मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आपने देखा होगा इससे पहले भी हमारे शीर्ष नेता जो कि जिन पे बार बार कोर्ट क्वेश्चन पूछती है कि आखिर कहाँ है पैसा, कहाँ है रिकवरी, कहाँ है वो ट्रेल, जिसका जवाब ईडी के पास नहीं होता है। 5000 पन्नों के सबूत स्टेटमेंट सबमिट करती है, लगभग 500 से अधिक विटनेस है, जिसका कोई एक स्टेटमेंट के आधार पे एक हमारे नेताओं को टारगेट करा जा रहा है। अगर सच में ये घोटाला है, मैं पूछता हूँ वो पैसे गए कहाँ, वो पैसे मिल क्यों नहीं रहे? या तो ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इतनी कैपेबल नहीं है। मैं तो सीधा सवाल उठाता हूँ कि अगर नीतीश जी, आप फैसले की तरफ पहुंच रहे हैं। मैं अभी फैसले की बात कर ही नहीं रहा। फैसला जो होगा कोर्ट वो सुनाएगा फैसला। मैं तो कह रहा हूं जांच हो रही है। आज अरविंद केजरीवाल पेश क्यों नहीं हुए? देखिए, उन्होंने बड़ी क्लियर से स्पष्ट करा। उन्होंने कहा किस विषय से आपने मुझे बुलाया है, मुझे स्पष्टीकरण दे, चूंकि मैं महत्वपूर्ण पद पे हूं और मुझे आने वाले समय में अपने ठीक है, तो स्पष्ट नहीं था इसलिए आज पेश नहीं हुए। ठीक है, अनिल गोयल जी, जिस तरह से विपक्षी पार्टियों के नेता आरोप लगाते रहते हैं कि भैया आपके इशारे पर हो रहा है, आपके इशारों पर हो रहा है, तो कम से कम ईडी को क्लियर तो करना चाहिए। अगर किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलाया जा रहा है, पार्टी के सर्वोच्च नेता को बुलाया जा रहा है, ईडी को क्लियर तो करना चाहिए कि आपको किस हैसियत से बुलाया जा रहा है। आप संदिग्ध है, गवाह है, आप संयोजक के रूप में बुलाया जा रहा है, मुख्यमंत्री के रूप में बुलाया जा रहा है, थोड़ा क्लियर तो करना चाहिए ना। केजरीवाल जी को बिल्कुल पता है किसने बुलाया जा रहा है। आप एक बात समझ लें कि उसी आदमी को डाउट होता है जो आदमी गलत काम कर चुके होता है। चोर अगर चोरी कर लेता है तो उसको ये तो पता ही होता है ना कभी कोई ना कोई जांच एजेंसी आएगी और मुझको पकड़ेगी और मुझे गिरफ्तार करेगी। और जिस टाइम जो चोर होता है वो उसने चोरी करी भी होती है तो उसको पुलिस के सामने दिखाई देती है, तो उसको दिखाई देता है कि मुझे स्पेशल पकड़ने के लिए भेजे गए। तो निश्चित तौर पर जो एक स्पष्ट बात यह है कि अब ये कह रहे पैसे कहाँ गए। हम वही कह रहे हैं कि जो 100 करोड़ रुपए मिला है वो गोवा के अंदर चुनाव में खर्च हुआ या नहीं हुआ, इसका जवाब दो आप। जो पैसा आपको मिला है उसका कहां पर कैसे खर्च हुआ, कैसे खर्च नहीं हुआ। 12% तुमने जो कमीशन की बात करी, 6% सीधा नंबर 2 के रास्ते से तुम्हें मिलना था। जो इनके लोगों ने गवाही दिए, जो उन्होंने बयान दिए हैं, उन बयानों के उनके उसमें केजरीवाल जी को भी बूझना है कि भी ये सब बयानों में आपका क्या कहना है। अभी तक जो ईडी ने जांच करी है उस जांच के अंदर आपका क्या है, क्योंकि सरदार यही है। और जब सरदार है, जब सरदार से पूछताछ नहीं होगी, सरदार से बातचीत नहीं होगी, तो दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो सकता। इसलिए जांच में इनको सहयोग देना चाहिए, ना कि जांच से भागना चाहिए। हमेशा जांच से वो भागता है जिसको गिरफ्तारी का डर होता है, और गिरफ्तारी का डर हमेशा उसे होता है जिसने गलत काम करे हुए होते हैं। और मैंने गलत काम करे इसलिए मैं गिरफ्तार होऊंगा, इसलिए वो भागता है, बाहर से जमानत का इंतजाम करता है। एक जनरल भी आप बात करें तो कभी आम नागरिक बेफिक्री से चलता है, और जो गलत लोग होते हैं वो निश्चित तौर पर दाएं बाएं देख करके, जमानत देख करके इन सबके ऊपर चलते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा था कि सत्येंद्र जैन बिल्कुल ईमानदार है। आज तक सत्येंद्र जैन को जमानत नहीं मिली। मनीष सिसोदिया भी ईमानदार है, आज तक मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली। संजय सिंह ईमानदार हैं, वो आज तक जेल के अंदर हैं। आप एक बात बताएं कि ये जिन जांच एजेंसियों का विश्वास नहीं कर रहे, वो जांच एजेंसी किसी संविधान के अंदर काम कर रही है, और उसी संविधान के अंदर ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उसी संविधान ने इनको मुख्यमंत्री बनने का पावर दिया, उसी संविधान ने उन जांच एजेंसियों को जांच करने की पावर दी है। नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ये नहीं कह रहे कि मैं नहीं पेश होऊंगा। अरविंद केजरीवाल कह रहे क्लियर तो कीजिए ना, स्पष्ट तो कीजिए, मुझे आप क्यों बुला रहे हैं? आप, मैं संदिग्ध हूं, गवाह हूं, आप मुख्यमंत्री के तौर पर बुला रहे हैं, आप पार्टी के संयोजक के तौर पर बुला रहे हैं, थोड़ा क्लियर तो कीजिए। मुझे लगता है क्लियर तो होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए अगर आप किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुला रहे हैं तो। जब इनकी एमसीडी किसी का मकान तोड़ने के लिए जाती है
और उसके बाद में उसके इर्द गिर्द में सारे अनऑथराइज मकान बनते होते हैं, तब ये क्यों नहीं जवाब देते इसी मकान को क्यों तोड़ा जा रहा है, बाकी मकानों को क्यों नहीं तोड़ा जा रहा? आप अगर जांच एजेंसी आपको बुला रही है और उसकी कोई प्रश्न है, आप उनको प्रश्नों का सीधा जवाब दो। आप प्रश्नों पर प्रश्न कैसे करने का अधिकार आपको किसने दे दिया? अनिल गोयल जी, मुझे लगता है ये मौलिक अधिकार है। अगर कोई पुलिस वाला या कोई संस्था किसी को बुलाती है जांच पड़ताल के लिए, उसको जानने का अधिकार है कि मुझे क्यों बुलाया जा रहा है और किस हैसियत से बुलाया जा रहा है। मुझे लगता है ये मौलिक अधिकार है। अगर मुझे भी कोई पुलिस वाले स्टेशन बुलाएगा, मैं जाऊंगा थोड़ी पुलिस स्टेशन, मैं पूछूंगा ना भाई मुझे क्यों बुलाया जा रहा है, किस आरोप में बुलाया जा रहा है। आप मौलिक अधिकार है, लेकिन अगर पुलिस स्टेशन आपको सम्मन दे करके बुलाता है, अब सम्मन दे के बुला रहे हैं, मुंह जवानी नहीं बुला रहे हैं, बिना बात उठाकर नहीं ले जा रहे हैं। और दूसरी बात ये ईडी के जो गठन है वो बीजेपी ने नहीं करा। ईडी का गठन कांग्रेस शासन काल के अंदर हुआ है। ईडी गठन ही इस काम के लिए हुआ है कि हमारे हिंदुस्तान के पैसे की कमाई का दुरुपयोग ना हो। ईडी उसकी जांच करे, दूध का दूध करे, पानी का पानी करे। तो इसका मतलब जो एजेंसियां कांग्रेस के टाइम में बनाई है, जिस नियम और कानून के अनुसार बनाई है, अगर उस नियम और कानून के अनुसार काम हो रहा है तो आज एजेंसी चोर कैसी हैं? आप इस बात के लिए कि बजाय विजय कौशिक जी, जो एजेंसी आप लोग ने बनाई, अगर वही एजेंसी अभी काम कर रही है तो फिर वो एजेंसी बेईमान कैसे हो गई? वो एजेंसी किसी पार्टी के नीचे काम कैसे करने वाली हो गई? और जिस तरह से नेशनल हेराल्ड केस में आप लोग के भी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं को ईडी ने बुलाया था पूछताछ के लिए, पूरा सहयोग दिया था आपने, लेकिन केजरीवाल आज पेश नहीं हुए, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे पहली बात तो जो केजरीवाल जी ने कहा है, जी बुलाया जा रहा है। जी विजय जी, आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू कीजिए आप। किस हैसियत से उन्हें बुलाया जा रहा है? तो उन्होंने यानी कि नोटिस किस जांच के बारे में बुलाया जा रहा है, उन्हें वो चीजें क्लियर हैं। वो तो केवल अपनी हैसियत पूछ रहे हैं। तो उन परिस्थितियों में देखिए, हमारा ये मानना है कि ये आम आदमी पार्टी का अपना एक निजी मामला है, उससे कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। अगर केजरीवाल जी के साथ कोई जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो वो हमारी पार्टी के नेताओं से आकर मिल सकते हैं, अपने सबूत दिखा सकते हैं, और अगर वो उनमें निर्दोष पाए जाते हैं तो हम उनकी मदद करेंगे। लेकिन अभी भी आप अगर मगर कर रहे हैं, इंडिया अलायंस के आपके उसमें सहयोगी हैं वो, तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर इस मामले में अभी साथ है कि नहीं आप केजरीवाल पार्टी के? देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि हमारा चाहे कोई सहयोगी है चाहे नहीं है, देश हित हमारे लिए सर्वोपरि है। इस शराब घोटाले को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर बैठे थे, ठेकों के बाहर भी धरने दिए थे हम लोगों ने। तो इसलिए जिस घोटाले को लेकर हमने आवाज उठाई, उस समय बीजेपी कानों पर पट्टी बांधकर बैठी थी, कानों में रुई डालकर बैठी थी। तो बीजेपी ने घोटाला होने दिया, बीजेपी इसमें पूरी जिम्मेवार है, और केजरीवाल जी ने घोटाला किया। तो ये इन लोगों का आपसी मतलब जिस तरह से पंजाब में आपके नेताओं के ऊपर कार्रवाई हो रही है, आप चाहते दिल्ली में भी कार्रवाई होनी चाहिए आप पार्टी के ऊपर, लेकिन इंडिया अलायंस बहुत मजबूती से खड़ा है। देखिए, पहली बात तो इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा चुनावों को लेकर है। दूसरी बात, किसी पार्टी के निजी मुद्दों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमें तो कई बार समझ में नहीं आता है केजरीवाल जी जो कहते हैं वही बीजेपी क्यों काम करती है। केजरीवाल कहते हैं अब उनके इस मंत्री पर छापा पड़ेगा, छापा पड़ जाता है। वो कहते हैं छापे में कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है। वो कहते हैं अब मेरा दूसरा मंत्री जाएगा जेल में, वो दूसरा मंत्री भी चला जाता है। विजय कौशिक जी, इशारों में आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो केजरीवाल की पार्टी आप पार्टी वो बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है। भाई आप ये देखिए ना, ये और आपने गठबंधन कर रखा है। चुनाव है, मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ। विजय कौशिक जी, थोड़ा इसको स्पष्ट कीजिए ना, क्या केजरीवाल की पार्टी आप पार्टी जिसके साथ इंडिया अलायंस में अब आपकी सहयोगी, आप लोग साथ साथ हैं, लोकसभा में एक साथ आप लोग चुनाव लड़ेंगे, क्या वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है? देखिए, केजरीवाल जी के चरित्र को देखते हुए अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। हमारा तो मुद्दा केवल इतना है कि भाई अगर उन्हें हमारी किसी भी तरह की मदद चाहिए तो वो हमारे पास अपने सबूत लेकर आए, निश्चित तौर पर हम उनकी मदद करेंगे। और जहां तक बीजेपी की बात है, तो बीजेपी वो जैसा कहते हैं बीजेपी वैसा करती है।
अब इनमें क्या साठगांठ है ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। ठीक है, हालांकि ये गजब का गठबंधन है कि जहां पर गठबंधन तो है लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं। ठीक है, प्रमोद कुमार जी हमारे साथ है जो कि अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट, उनसे कुछ हम टेक्निकल चीजें जान लेते हैं। प्रमोद कुमार जी, जिस तरह से ईडी ने उनको समन दिया, आज पेश होना था लेकिन अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए, उन्होंने लेटर लिखा और जिस तरह से उन्होंने सवाल उठाए, क्या वो वैलिड है या फिर ये राजनीति से प्रेरित है? देखिए, इसमें कुछ तो सही है और कुछ गलत भी है। इससे जाहिर होता है कि ये कहीं ना कहीं चोर सिपाही का खेल खेला जा रहा है। जैसे आप देखते होंगे कि देखिए, उनको तो पता है सारा चीज कि ईडी क्यों बुला रही है, किस लिए बुला रही है, किस हैसियत से बुला रही है। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय, अच्छा, थोड़ा सा इसमें यह भी जानना चाहूंगा, जब ईडी किसी को बुलाती है तो डिटेल में लिखती है कि आपको क्यों बुला रही है, किस तरह से बुला रही है? वो जो समन होता है उसमें सारी चीजें मेंशन रहती हैं कि आप गवाह के तौर पर आ रहे हैं, संदिग्ध के तौर पर आ रहे हैं, या किस हैसियत से आप आ रहे हैं? क्योंकि यही सवाल केजरीवाल ने पूछा है, तो क्या उस समन में ये सारी चीजें मेंशन होती हैं क्या? देखिए, सम्मन में मोटा मोटी ये सीआरपीसी है, तो सीआरपीसी में 3 सेक्शन है जो किसी गवाह को या मुजरिम को बुलाने का जो होता है तरीका। एक होता है 41 सीआरपीसी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में होता है। उसमें होता है कि यदि कोई एक्यूज्ड है और उसमें यदि 7 साल से कम है, तब आपको पुलिस जो है उसमें बुलाती है 41A के तहत कि आप ये एक्यूज हैं, आकर के आप जो भी है फर्निश स्टेटमेंट दीजिए या फिर जो है आप बेल वगैरह का प्रोविजन वो कीजिए, क्योंकि उसमें पुलिस को पावर है कि 7 साल से कम वाले को वो बेल दे सकता है। 7 साल के ऊपर वाले को जो है आप बिना, यदि सीरियस कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो आप बिना कोई सम्मन वगैरह का, उसमें कोई सम्मन नहीं होता है, वो सीधे अरेस्ट होता है। तो ये है। दूसरा होता है जो 91 होता है। 91 में पुलिस यदि नोटिस देती है जो सीआरपीसी में, उसमें ये बुलाती है कि जी आप इस केस में अमुक अमुक डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए या कोई स्टेटमेंट दीजिए। उसमें हो सकता है आप मुजरिम भी हैं या नहीं है, वो बाद का चीज है, लेकिन वो 91 सीआरपीसी में होता है। तीसरा एक होता है 160 सीआरपीसी, जिसमें आपको पुलिस जो है बुलाती है कि ये वो सम्मन के रूप में होता है कि सम्मन करती है कि आप आइए और स्टेटमेंट दीजिए। वो भी जो एक विटनेस के रूप में भी हो सकता है, एक्यूज में होता है। ये जो चीजें तभी होती है जब कोई स्टेटमेंट आता है, उसके बाद से तय की जाती है, और वो इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर है, आईओ है, उसका प्रेरोगेटिव है। तो ये सीआरपीसी में क्लियर मेंशन है। इस केस में क्लियर उनको कहीं ना कहीं ये भय या आशंका हो गया था। जैसे वो कहते हैं ना कि जी हमने सबसे पूछा, तो सबसे या तो पूछ करके इनको कहीं इंट्यूशन हो गया होगा कि ये ईडी बुला रही है और निश्चित रूप से मुझे अरेस्ट करेगी, जैसा उनके प्रवक्ता भी जो है बोल रहे थे कि ईडी बुला रही है और वो अरेस्ट करेगी। तो निश्चित रूप से उनको कोई ना कोई इफ एंड बट निकालना था, कोई बहाना मारना था। तो उन्होंने एक बहाना, तो जितनी अभी कानूनी प्रक्रिया चल रही है प्रमोद जी, जितनी भी कानूनी प्रक्रिया चल रही है, और जिस तरह से आप पार्टी के नेता आशंका जाहिर कर रहे थे कि 2 नवंबर को गिरफ्तारी हो सकती है, तो ये कानूनी प्रक्रिया के तहत जो भी प्रोसेस चल रहा है, क्या उसमें ऐसी संभावना थी कि आज वाकई गिरफ्तारी हो सकती थी? देखिए, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अभी सिसोदिया साहब का जो बेल आया था, तो संजीव खन्ना साहब ने इस चीज को बहुत हाईलाइटेड किए थे, क्योंकि इसके पहले ये किसी ने नहीं रखा था। और संजोग ऐसा हुआ कि सिसोदिया साहब का जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने ही ये तथ्य रखा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कि जी ये सिसोदिया ने ही केवल पॉलिसी नहीं बनाए थे, इसमें पूरे मंत्री परिषद थे, पूरे मंत्रियों के मंत्रणा के बाद ये डिसीजन लिया गया था। तो कोर्ट ने कहा कि भाई, और इसका जो लाभार्थी कौन हुआ, तो आम आदमी पार्टी के फंड में गया है। तो कोर्ट ने यह कहा कि आप आम आदमी पार्टी को एक्यूज क्यों नहीं बनाए, आप उसको भी पार्टी बनाइए। और चूंकि आम आदमी पार्टी का संयोजक केजरीवाल है, एक ये आया। दूसरी तरफ जो आया है वो अरोड़ा का, जो दिनेश अरोड़ा का आया हुआ है कि केजरीवाल के घर पे हमने पेमेंट किया है। महेंद्रू का आया है और एक और सज्जन है। तो ये सारे लोगों का चेन ऑफ इसमें ये क्लियर आया हुआ है कि इसमें केजरीवाल का इन्वॉल्वमेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि जब कोई भी मंत्री परिषद से कोई पॉलिसी जब बनता है, तो एक मंत्री परिषद उसको ये करती है, सहमति करती है। निश्चित रूप से मंत्री परिषद का हेड जो है चीफ मिनिस्टर है। देखिए, ये दिगर है कि आप साइन करते हैं या नहीं करते हैं, आपके पास पोर्टफोलियो है या नहीं है लिए हुए। ये निश्चित रूप से देवन से या तो इन्होंने चालाकी से किए
ये पहला ऐसा देश ठीक है, हुआ हालांकि होगा चालाकी क्या है वो तो कि मुझे लगता है मिनिस्टर कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन क्या संभावना थी कि आज ईडी जो भी अभी कानूनी प्रक्रिया चल रही है उसके तहत गिरफ्तार हो सकते थे? निश्चित रूप से ऐसा संभावना हाँ। है, और उसमें यह है, ये भी हो सकता ठीक था है, कि तो मुझे investigation लगता है करके बड़ी कुछ बात मोहलत आपने दिया कही जाए। है, और जिस तरह से आप पार्टी के नेता शंका भी जाहिर कर रहे थे, आरपी श्रीवास्तव सर, देखिए ये शंका तो आप पार्टी के नेता जाहिर लगातार कर ही रहे थे कि 2 नवंबर को गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि पेश नहीं हुई ईडी में, इसलिए वो गिरफ्तार होते या नहीं होते इस पर सवाल बना हुआ है। लेकिन जो अभी हमने थोड़ी कानूनी प्रक्रिया हमने जानी, लेकिन मैं आपसे एक राजनीतिक प्रक्रिया जानना चाहता हूं, क्या इसमें अब राजनीति पूरी तरह से चल गई? जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने लेटर लिखा है, ईडी के सामने पेश नहीं हुए, लेकिन अब इसमें राजनीति किस तरह से चल रही है, क्योंकि चुनाव भी चल रहे हैं 5 राज्यों में, और भी कुछ महीने बाद लोकसभा के चुनाव भी है। कि आज पेश होते तो क्या गिरफ्तार हो सकते थे, और हमारे जो है लीगल एक्सपर्ट ने कहा भी कि गिरफ्तार हो सकते हैं। इसके पहले भी आप देखे होंगे कि जो पहले जो समन किया गया, पूछताछ की गई, उसके बाद गिरफ्तारी हुई, तो गिरफ्तारी हो सकती है। 24 घंटे तक हमको लगता है कि पुलिस जो है उनसे जो है रख करके पूछ सकती है, ईडी उनसे जो है उनका बयान दर्ज कर सकता है। आपने देखा होगा कि विभिन्न केसेस में आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए रॉबर्ट वाड्रा के मामले में, राहुल गांधी के मामले में दिन भर जो पूछताछ चली, तो ये चलती। केजरीवाल जी एक काम किए जरूर कि अभी एक लेटर लिख करके अपने आप को इस पेशी से दूर रखने की कोशिश की है, हालांकि ईडी के रडार पर है। एक जो सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल जो आप बोल रहे हैं कि क्या हो सकता है, हमें लगता है कि केजरीवाल जी अभी चूंकि अन्य राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, आज उनकी सिंगरौली में रैली भी थी, और इसके चलते उसको इस मामले को टालने की कोशिश की, और शायद ये उन्होंने उसका सिर्फ टाल कैसे सकते हैं, समन को इग्नोर तो कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने एक लेटर लिख करके एक जो है उसके बीच में एक मार्जिन लिया कि भाई ठीक, हमने लेटर लिखा कि आप किस हैसियत से बुला रहे हैं। दूसरी बात है कि वो एक्यूज्ड हैं या विटनेस हैं, मतलब गवाह हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये सारे चीज़ों को खोलने को, एक पत्ता खोला उन्होंने अपनी ओर से, और एक जो किसी भी व्यवस्था को, किसी भी समन को टालने के लिए एक जो है प्रयास किया। चूँकि दिल्ली के मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर हैं, तो हमको लगता है आज ईडी आम नागरिक होता तो ईडी उठाने चली जाती, या आप आए क्यों नहीं, आपकी चिट्ठी से क्या लेना देना। लेकिन चूँकि आम आदमी नहीं है, और दूसरी बात यह है कि उनको ये बात तो तय है कि उनको अंदेशा हो गया, क्योंकि मामला तो शराब घोटाले का ही है। और एक चीज़ और आप देखेंगे कितना, मतलब 1 बाय 1 जो है ईडी उठा रही है, लोगों को एक्यूज बना रही है। जैसे पहले मनीष सिसोदिया आए, उसके बाद संजय सिंह आए, अब जो है पूरे जो है एक कुनबे के मुखिया हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, अगर उनको भी ईडी जो है अरेस्ट करती है तो लगता है कि पूरी पार्टी एक तरह से अरेस्ट हो गई। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, और हमें लगता है कि आने वाले समय में एक तरह से ये ज़रूर है कि केजरीवाल जी अगर कहीं जैसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि मंत्री परिषद में ही निर्णय हुआ तो मुख्यमंत्री जिम्मेदार होता है, कोई भी निर्णय अकेले तो होता नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में अगर इस बात को जो है आम आदमी पार्टी के या मनीष सिसोदिया के अगर अधिवक्ता इस बात को उठाते हैं और वो अकेले दोषी नहीं हैं, तो निश्चित रूप से ईडी जो है जांच पड़ताल करेगी, और शायद जो है केजरीवाल जी को एक तरह से उनको फिर दोबारा समन इशू होगा और उनको जाना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो है एक तरह से दो बातें निकल के सामने, अभी प्रतिक्रिया भी देखा नेताओं को, एक एक करके जो है उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र में सरकार के इशारे पर ईडी जो विपक्ष के नेताओं को घेर रही है। अब ये तो जांच होगी, आरोपी बनाए जाएंगे, उनका फैसला क्या आएगा, उनके यहाँ पैसा मिला कि नहीं मिला, ये सब सारी चीज़ें तो अदालत में आएंगी कि भाई ये पैसा आया तो कहाँ गया, उनसे जो रिकवर क्यों नहीं हुआ, जब्ती क्यों नहीं बनी, ये सारी चीज़ें आएंगी। ये तो कोर्ट में बहस का मुद्दा है, और आरोपी बचे कि नहीं बचे ये। लेकिन इतना तय है कि अगर मान लीजिए आज उनकी गिरफ्तारी होती तो शायद ये भी अरेस्ट होने के बाद एक लंबे समय तक जेल में होते, और उसको टालने की कोशिश भरपूर किया है। और एक तरह से केजरीवाल ने एक राजनीतिक रूप से इस मामले को तूल देने का प्रयास किया है, और उसमें इसीलिए अपने आप को आज पेशी से मतलब उनको मुक्ति मिली है या नहीं जाना चाहे हैं। और उन्होंने ईडी को भी कटघरे में खड़ा किया है कि ईडी आखिर किस हैसियत से उनको बुला रहा जी, और भाजपा के इशारे पर काम कर ये भी कहा है। बिल्कुल ठीक है। नीतीश जी, क्या यही कारण था, जिस तरह से श्रीवास्तव सर कह रहे हैं कि, और हमारे जो लीगल यहाँ पर एक्सपर्ट है उन्होंने भी कहा कि अगर आज केजरीवाल जाते गिरफ्तारी हो सकती थी, क्योंकि आपके जो नेता है आप पार्टी के वो भी कह रहे थे
क्या यही डर था कि अगर मैं जाऊंगा ईडी के समन में, अगर उन पेश होने जाऊंगा मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी, और इसलिए थोड़ा सा बचने का प्रयास किया जा रहा है? और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कह रही है, अभी आपके समर्थन में बिल्कुल नहीं है, इस पर भी आप जवाब दीजिएगा। पहला मेरा सवाल तो ये, क्या डर था गिरफ्तारी हो जाएगी, या फिर एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? अरविंद केजरीवाल जानते हैं शायद उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, इसलिए कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से एक माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन उसको पूरा एक माहौल के साथ गिरफ्तारी देंगे वो, अगर होती है तो। ये संभावना व्यक्त की जा रही है। और दूसरा ये, कांग्रेस पार्टी के साथ आप लोग अलायंस में है, सहयोगी पार्टी है, लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल आपके साथ नहीं खड़ी है। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के दूसरे नेताओं की भी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष में बड़ी पार्टी है वो खुद आप लोग के साथ रही है, बल्कि उल्टा ये कह रही भाई ये घोटाला उजागर तो हमने किया था, उस वक्त बीजेपी पार्टी चुपचाप बैठी हुई थी। ये दो सवाल, दोनों में आपकी प्रतिक्रिया। सबसे पहले तो मैं एक चीज स्पष्ट करता हूँ, अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्ति विशेष तक नहीं है, वो एक सोच है, वो एक इस देश की बहुत बड़ी क्रांति की आंधी है, एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी एक आइडियोलॉजी है, जो आज की विचार, आज के देश में जो समाज में जिस बिंदु पे चर्चा नहीं होती थी, आज उसको मुख्य बिंदु में लाके उस विचारों पर राजनीति करनी शुरू कर दी। दूसरी बात, क्या आम आदमी पार्टी के लोग ना तो जेल से डरते हैं और ना ही किसी कोई फांसी से डरते हैं। इस पे हम बिल्कुल स्पष्ट करते हैं, जेल जाने से हमें कोई डर नहीं लगता, और आप आज जेल में डालने के बजाय आप फांसी पे भी चढ़ा देंगे, आस्ते आस्ते इस देश के लिए सूली पे चढ़ जाएंगे। इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, सभी पैनलिस्टों को बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि आम आदमी पार्टी का एक एक सिपाही, मैं खुद बता रहा हूं अपनी बात, सिर्फ अरविंद केजरीवाल नहीं, अगर जहां देश की बात आएगी सबसे पहले फांसी पे चढ़ने को, सूली पे चढ़ने को तैयार है। लेकिन बात वही है, फिर क्या ये देश के हित के लिए कार्य हो रहे? क्या ये, फिर मेरे वही सवाल, क्या ये व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं हो रहे? क्या ये पार्टी के एजेंडे के लिए काम नहीं हो रहे? अगर नहीं हो रहे तो मुझे, मैं कुछ नाम गिनाता हूं, उस पर कोई एक कार्रवाई मुझे बता दे जब से वो पार्टी बीजेपी ज्वाइन किए हैं। आप आइए, हेमंत विश्वकर्मा जी, कोई आपको अपडेट, कोई जानकारी? उसके बाद सीएजी की रिपोर्ट आई हाल ही में, सीएजी की रिपोर्ट में यह बताया गया कि 10 लाख आयुष्मान कार्ड एक ही नंबर पे बने। कहीं आपने कोई चर्चा सुनी क्या? अच्छा, व्यापम घोटाला नाम का एक मध्य प्रदेश में एक घोटाला हुआ करता था, जिसमें बहुत लंबे समय तक जिसने जो आके एक्टिविस्ट ने लड़ाई लड़ी, कितने मर्डर हुए, कितने केसेज हुए, कोई सुनवाई सुनी क्या आपने? कहीं कोई ईडी विडी कुछ? और वो अजीत पवार जी के लिए तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में चक्की बना दिया होगा, वहां बैठ के पीस रहे होंगे, और ईडी बेचारे वहां बैठ के रिपोर्ट बना रही होगी। कभी कोई, अगर देश हित में हमारी गिरफ्तारी है, फिर मैं कहता हूं सबसे पहले इस गिरफ्तारी को देने को तैयार है। परंतु क्या ये एजेंसियां सिर्फ एक पार्टी के इशारे पे काम कर रही हैं? क्या ये एजेंसियां सिर्फ राजनीतिक इशारों पे काम कर रही हैं, सरकारें गिराने के लिए काम कर रही हैं? शुभेंदु अधिकारी जब से भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए हैं, तब से कोई ईडी ऐसा लगता है उनकी फाइल को कहीं दबा दिए, कहीं वो चूहे में कुतर रहे होंगे। मैं ये सारे सवाल के जवाब आपके पैनल से मैं चाहता हूं, चाहे वो एक्सपर्ट महोदय दे दे या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दे दे। फिर मैं कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल ना तो किसी भी गिरफ्तारी से डरने वाले, और ऐसे भाजपा से तो बिल्कुल डरने वाले नहीं है, एकदम बेफिक्र रहिए। अब मैं आता हूं दूसरे सवाल पे। कांग्रेस ने क्या कहा, नहीं कहा, ये कांग्रेस का अपना निजी मामला है। नहीं, कांग्रेस साफ कह रही, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हमारे साथ हैं वो साफ कह रहे हैं भाई ये जो घोटाला था हमने खुद उजागर किया था, उस पर बीजेपी शान बैठी थी। जितेश जी, थोड़ी समस्या हो रही है आपकी आवाज में, हम दोबारा आपसे संपर्क साधते हैं। थोड़ी समस्या और थोड़ी टेक्निकल समस्या आ रही है आपकी आवाज में, ठीक है। अनिल गोयल जी, देखिए जिस तरह से अभी नीतीश जी ने यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठाए हैं और एक माहौल बनाया जा रहा है और दिखाई भी देता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हैं जिनको लेकर आप आरोप लगा रहे थे, लेकिन जब वो आपकी पार्टी में शामिल हो गए तो उनकी जो जांच थी वो रुक गई या बहुत धीमे चल रही है। और फिर तो कहीं ना कहीं जनता को लगता है ना
कि जो विपक्षी पार्टियों की गठबंधन हो रहा है उसको आप तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं। जो पार्टी आपको नुकसान पहुंचा सकती है उसको आप कमजोर करने के लिए यहां पर ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं विधानसभा चुनाव की बात करूं, जिस तरह से गुजरात विधानसभा चुनाव में जब आप पार्टी खड़ी हुई थी, पूरी मजबूती से लड़ी, तो आपको बड़ा फायदा हुआ था। आप लोग की बहुत सारी बहुमत से बहुत ज्यादा सीटें आई। तो ऐसा माना जा रहा था कि आप पार्टी जितनी मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेगी उतना फायदा आपको होगा। लेकिन इस वक्त कार्रवाई आप इसको कह सकते हैं, जवाब दे सकते हैं आप। हालांकि ये सवाल मैं आप पार्टी की जो प्रवक्ता उनसे भी जरूर पूछूंगा, लेकिन थोड़ी सी आवाज टेक्निकल प्रॉब्लम थी। लेकिन सवाल यहां पर जरूर उठेगा, जब जिनके ऊपर आपने पहले आरोप लगाए, लेकिन जब उन्होंने आपकी पार्टी ज्वाइन कर ली, उनकी जांच धीमी हो गई या उनकी जांच खत्म हो गई? हमारा तो एक ही काम कहना है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी, कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। एक विषय इन्होंने ये दुनिया भर के नाम बताए हैं, इन दुनिया भर के नामों पर भी जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। कहीं भी इनको शिथिलता दिखाई देती है, कहीं भी इनको कमजोरी दिखाई देती है, तो इनके लिए सारे दरवाजे खुले, हर दरवाजे पर जाकर ये अपनी बात कह सकते हैं। आज प्रश्न है कि केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाला करा या नहीं करा तो उसका जवाब देने में क्या दिक्कत आ रही है, पेश होने में क्या दिक्कत आ रही है? आप दिल्ली की जनता को, देश की जनता को शराब पिला करके, दिल्ली की जनता, देश की जनता की गाड़ी, खून पसीने कमाई का टैक्स नहीं, आप पार्टी के प्रवक्ता करें, हम तो तैयार है, गिरफ्तारी के लिए भी हम तैयार है, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम तो गिरफ्तारी देने के लिए भी तैयार है। आप गिरफ्तारी तो होगी ही अगर ये गलत काम करेंगे। इन्होंने, आप गिरफ्तारी के लिए तैयार है, भाग रहे हैं मध्य प्रदेश चुनाव में। आप ये देखा, हम गिरफ्तारी के लिए तैयार है, ईडी सम्मन देके बुला रही है और ये वहां से भाग रहे हैं। तो जो व्यक्ति मैदान छोड़कर भाग रहा है और वो व्यक्ति के कि मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हूं, शहीद होने के लिए तैयार हूं, मैंने घोटाला कर रखा है। अरे आपने अगर घोटाला कर रखा है तो आप निश्चित तौर पर पकड़े जाएंगे, और आपने घोटाला नहीं करा है तो बाइज्जत बरी आएंगे। और ये बड़ा स्पष्ट कहा है, जब इनको उन्होंने मनीष सिसोदिया के वकील ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि अकेले मनीष सिसोदिया जो वो गलती नहीं करी है, तो अगर अकेले ने करी तो सरकार ने करी है, सरकार के मुखिया के नाते भी आएंगे, पार्टी के मुखिया के नाते भी अंदर केजरीवाल के दोनों का फर्ज बनता है, और इनको सफाई देनी चाहिए। यानी उनका व्यक्ति, उनका मंत्री, उनका उप मुख्यमंत्री जेल के अंदर बंद है और वो उसका वकील कहता है कि अकेले इन्होंने नहीं करा, तो ये साफ स्पष्ट संकेत है कि इसके अंदर केजरीवाल जी भी शामिल हैं। आप अकेले मुझे अंदर मत रखो, उनको भी बुला लो। ये निश्चित तौर पर एक इनडायरेक्टली संकेत उन्होंने दिया है, जिस संकेत को ये मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। और दूसरी बात, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट है कि जिस तरीके से सोनिया गांधी, राहुल गांधी को ईडी ने बुलाया और विपक्ष के नेताओं ने कोर्ट में जाकर के अपनी बात को मजबूती से रखा, और उसके बावजूद एजेंसियों ने अपने काम करा और उन्होंने बुलाया राजू जमानत पर बाहर है। मेरा कहने मतलब यह है कि जांच एजेंसियां, कोई भी जांच एजेंसी हो, उसमें कोई भी आदमी अपनी बात रख सकता है, अपनी चीजें पेश कर सकता है, अपने शिकायत दर्ज करा सकता है, और उसको वो प्रूफ और तथ्य देगा। तो लेकिन विधानसभा चुनाव में कहीं आप पार्टी मजबूती से ना खड़ी हो जाए, इसलिए इस वक्त आप लोग समन भेज रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं स्टार प्रचारक हूं, 5 राज्यों में मुझे जाके प्रचार भी करना है, अभी दिवाली आ रही है, मुझे बहुत सारे दिल्ली में काम भी करने हैं, और इस वक्त आप मुझे बुला रहे हैं और आशंका भी जताई जा रही गिरफ्तारी हो जाएगी। तो फिर इसलिए आप लोग चुनाव में, आप पार्टी को मजबूती से यहां पर नहीं खड़ी हो जाए, इसलिए आप लोग डर रहे हैं और इसलिए आप लोग उनको समन भेज के बुला रहे हैं और गिरफ्तारी भी कर सकते हैं। देखो, चुनाव होना एक अलग प्रक्रिया है, अपराधियों को पकड़ना एक अलग प्रक्रिया है। अगर चुनाव होंगे तो अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। जांच एजेंसी अपनी जांच एजेंसियों का काम करेंगी, चुनाव एजेंसी अपनी चुनाव का काम करेंगी। दोनों का ये नहीं है कि ठीक है, लेकिन विजय कौशल जी, जांच एजेंसी अपना काम करेगी, लेकिन मुझे लगता है आप लोग तो बहुत अच्छा है ना। अगर अरविंद केजरीवाल की अभी गिरफ्तारी हो जाती या समन में वो फंस जाते हैं और पूरी तरह से चुनाव प्रचार नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं आप लोग को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव, क्योंकि हमने गुजरात में देखा, गुजरात में जितनी मजबूती के साथ आप पार्टी लड़ी, वहां पर उतना ही बीजेपी को फायदा हुआ, क्योंकि जो वोट कटे वो आपके कटे। तो मुझे लगता है शायद ज्यादा खुशी इस वक्त आप लोग को हो रही होगी। चलिए, विधानसभा चुनाव में तो आप पार्टी अगर इस तरह की चीजों में फंसी रहेगी तो मजबूती के साथ चुनाव नहीं लड़ रही है और हमारा सीधा मुकाबला बीजेपी से होगा और हमारे वोट नहीं कटेंगे। देखिए, सबसे पहली बात बता दूं, मुझे नहीं मालूम कि पैनलिस्ट ने क्या कहा है, क्योंकि साउंड प्रॉब्लम।
लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जिनमें कई राज्यों में आम आदमी पार्टी हमारे ही खिलाफ चुनाव मैदान में है, तो स्वागत है, हम किसी से डरते नहीं हैं। लेकिन ये जो षड्यंत्र है, ये समय आने पर खुलेगा। जो अभी तक हमें जानकारियां मिल रही हैं, उनके मुताबिक केजरीवाल को पीड़ित साबित करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और खुद केजरीवाल खुद को पीड़ित बताकर 5 राज्यों के चुनाव में सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। इसलिए आप देखेंगे, चाहे मनीष सिसोदिया की बात हो, चाहे इनके किसी भी नेता की बात हो, तब गिरफ्तारियां हुई हैं या तब कार्रवाइयां हुई हैं जब कहीं ना कहीं चुनाव चल रहे थे। लेकिन जनता बहुत समझदार है। जनता अच्छा, थोड़ा सा आप इसको समझाएंगे जनता को कि अगर बीजेपी ऐसा करना चाहती तो बीजेपी को इससे क्या फायदा होगा? आप मुझे एक चीज बताइए, बड़ी सीधी सी बात है, बीजेपी मानती है। अभी आपकी जानकारी में एक चीज और बता देता हूँ कि अभी मध्य प्रदेश में एक बैठक हुई थी भाजपा की, जहां अमित शाह ने कहा था अपने कार्यकर्ताओं से कि जहां पर भाजपा का कैंडिडेट कमजोर है और कांग्रेस जीतने की स्थिति में है और उसके सामने कोई सपा का कैंडिडेट है या आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है, तो आप उसकी मदद कीजिए। भाजपा का जो सिस्टम है वो कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है देश में, तो ये जो भाजपा ने जितने भी घोटाले कर रखे हैं, चाहे वो नमामि गंगे परियोजना घोटाला है, चाहे 100 स्मार्ट सिटी का घोटाला है, चाहे पीएम केयर्स का घोटाला है, तो भाई छोड़ेंगे तो हम भी। सीधी सी बात है, इनके घोटालों के कारण इन्हें अंदर भेजेंगे। 9 साल में इन्होंने तो केवल नौटंकी की है। क्यों? क्योंकि हमारे खिलाफ कोई सबूत हो तो ये कुछ करते भी। तो हमारे खिलाफ ना कोई सबूत था, ना हमने कोई गलत काम किया, लेकिन इनके खिलाफ हमारे पास पुख्ता सबूत है। सरकार आएगी तो ये लोग जेल में जाएंगे। तो इनको लगता है कि आम आदमी पार्टी चुनाव में कांग्रेस की ही वोट काटती है। चाहे आप उत्तराखंड चुनाव देख लें, चाहे हिमाचल चुनाव देख लें, चाहे आप गुजरात के चुनाव देख लें, तो इस चीज को केजरीवाल को इन्होंने जगह जगह दोहराने की कोशिश की है। वरना क्या ऐसा संभव है कि केजरीवाल, इसलिए लोकसभा में आप लोग साथ में रख रहे हैं कि कम से कम कांग्रेस के वोट ना कटे, इसलिए गठबंधन बना है? देखिए, मैं आपको एक बड़ी सीधी सी बात बताऊं, हम कोई गठबंधन करने नहीं जा रहे थे, ना हम कोई गठबंधन कर चाहते थे। हमारे पास नीतीश कुमार एक प्रस्ताव लेकर आए कि क्षेत्रीय दल ये चाहते हैं कि कांग्रेस ही इस देश की रही है, इसलिए हम उनके साथ मिलजुल कर चुनाव लड़ना चाहते हैं 2024 का। हमने कहा ठीक है, ये लड़ाई में कोई भी क्षेत्रीय दल अगर कांग्रेस के साथ देना चाहता है, स्वागत है। तब ये गठबंधन हुआ। लेकिन गठबंधन का मतलब ये ना है कि केजरीवाल अगर देश की पीठ में छुरा घोंपे हैं तो क्या हम बर्दाश्त करेंगे? देश को लूटना, देश की पीठ में छुरा बराबर ही वही काम कर रही है। और हमारा गठबंधन अभी सीट शेयरिंग है और दूसरे मुद्दे जब वो फाइनल हो जाएंगे तब आप समझौता समझिए। अब अगर मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी हमारे खिलाफ लड़ रही है, राजस्थान में लड़ रही है, तो भैया हमारी कोई इनसे कोई रिश्तेदारी थोड़ी ना है। क्योंकि हमें मालूम है कि बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। मैं खुलेआम कह रहा हूँ आपके चैनल पर, आज ना चाहते हुए भी कह रहा हूँ। तो मेरे को तो आज तक दुनिया में ऐसा कोई नेता नहीं दिखा जो वो कहे और सब बैठा हुआ जो दल है उसकी हर बात पर अमल करे। भाई एक बात बताइए, दुनिया में देश के अंदर मुझे तो ऐसा कोई मुख्यमंत्री दिखा नहीं कि अपने पास एक भी विभाग नहीं रखता। तो भाई क्या मुख्यमंत्री केवल आलू छीन के लिए? ठीक है, बहुत सारी नाराजगी, बहुत सारे आरोप, लेकिन इंडिया गठबंधन में आप लोग सब साथ में हैं। आरपी श्रीवास्तव सर, देखिए नाराजगी बहुत सारी यहाँ पर, लेकिन गठबंधन में साथ में। लेकिन क्या वाकई जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं विजय कौशिक जी कि बीजेपी की बी टीम बन के आप पार्टी काम करे? क्योंकि देखिए, अगर हम गुजरात के चुनाव देखें, वहां पर सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा हुआ था। अगर ऐसे समय में बीजेपी ही अगर इस तरह का काम करवा रही है, अरविंद केजरीवाल को सम्मान बेच रही है, गिरफ्तारी करवाएगी, तो आप पार्टी पूरी तरह से उस तरह से खुलकर प्रचार प्रसार नहीं कर सकती। या फिर हो सकता है शायद गिरफ्तारी होने से एक इमोशन जनता के बीच में जाए और मजबूती से उनको वोट मिले, शायद ये भी हो सकता होगा। और इसका अगर वोट कटेगा, जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता आरोप लगा रहे थे, कांग्रेस का वोट कटेगा, तो इसमें क्या रणनीति देख रहे हैं आप? क्या वाकई बीजेपी के, हालांकि इसको मुझे नहीं लगता कोई जनता इसको मानेगी, लेकिन हर कोई अपने अपने तर्क देता है। अगर हम केजरीवाल की बात करेंगे तो कभी वो कांग्रेस आपस में दोनों को बता रहे एक दूसरे की पार्टी, लेकिन इसमें क्या रणनीति विधानसभा चुनाव से देखते हुए आप क्या देख रहे हैं? क्या बीजेपी की तरफ से अगर ये करवाया जा रहा है तो उसमें क्या रणनीति है? और अगर कांग्रेस इसको बीजेपी की बी टीम बता रही तो उसमें क्या रणनीति आप देख रहे हैं?
देखिए, कौशिक जी की नाराजगी आम आदमी पार्टी से जो है एक तरह से वाजिब भी लगती है, क्योंकि इनकी ही दिल्ली की सरकार, शीला दीक्षित की सरकार को उन्होंने सत्ता से बाहर करने में मदद किया। दूसरी बात है कि पंजाब में भी इन्हीं को एक तरह से शिकस्त दिया। अब दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में जैसे मान लीजिए कांग्रेस पार्टी है, जो पहले भाजपा और कांग्रेस दो प्रमुख दल हुआ करते, तो वहाँ पर आज की डेट में तीसरी बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पेस किसका ख़त्म किया? कांग्रेस का। आज की डेट में आप देखिए वहाँ कांग्रेस की स्थिति बहुत ख़राब है दिल्ली में। वही हालत अब देखिए पंजाब में सरकार होने के बाद भी रिप्लेस कर दिया। तो कौशिक जी की इस तरह की जो प्रतिक्रिया है वो जायज़ है एक तरह से। दूसरी बात, जहाँ तक भाजपा की बी टीम है, मैं एक तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जब गुजरात चुनाव हुआ था तब भी इस तरह के मामले आ रहे थे, लेकिन उस समय चूंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही थी, इसलिए मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी नहीं हुई, उसकी पहले हो जानी चाहिए थी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष सिसोदिया के बाद फिर संजय सिंह आ गए, जो काफ़ी मुखर नेता रहे और इन्होंने लगातार संसद में भाजपा का विरोध किया, तो उनको किया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमाम जगहों पर जो आम आदमी चुनाव लड़ रही है और केजरीवाल जी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, आपको समझने की हमें ज़रूरत है कि यहाँ कोई ज़रूरी नहीं कि आम आदमी पार्टी सिर्फ कांग्रेस को नुकसान पहुँचा रही है, यहाँ भाजपा को भी कहीं कहीं नुकसान पहुँच रहा है। कई ऐसी सीट है जहाँ पर कि भाजपा को भी नुकसान पहुँच रहा है। सिंगरौली में हुआ ही था और अभी हाँ, सिंगरौली में हुआ, और अभी हो सकता है कि और भी अन्य जगहों पर ऐसी स्थिति बन रही है। इस दौरान समन भेजना, और इस समय अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है तो इन राज्यों में प्रचार की धार कमजोर हो जाएगी। अब कांग्रेस को कितना फायदा होगा, ये कांग्रेस भी खुश होगी क्योंकि ये बी टीम मानती है। अब ये बात अलग है कि उनकी गिरफ्तारी करने से आम आदमी को फायदा हो जाएगा और वो बी टीम है, कांग्रेस इसका विरोध करे, तो ऐसा थोड़ी होता है भाई। भारतीय जनता पार्टी ने शराब घोटाले में ऑलरेडी, एक बात सही है कि हमारे लीगल एक्सपर्ट ने इस बात को कहा कि कोई भी नीति बनती है तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही बनती है, और अगर इस तरह का सुप्रीम कोर्ट में जो है अधिवक्ता ने इस बात को कहा है तो उसमें अकेले मनीष सिसोदिया को दोषी तो नहीं माना जा सकता है। अब कोई सरकार यदि पॉलिसी बनाती है और उस पॉलिसी को ही आप कटघरे में खड़ा कर देते हैं और ईडी लगा देते हैं, गिरफ्तारी शुरू कर देते हैं, तो हमें लगता है कि सबसे पहले गिरफ्तारी तो अरविंद केजरीवाल की होनी चाहिए थी, उसके बाद मनीष सिसोदिया की हो, इसके बाद संजय सिंह की हो, लेकिन ऐसा नहीं है। एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल, अगर मान लीजिए ईडी इस तरह की कार्रवाई कोई कर रही है तो हम ये नहीं कहते कि ईडी को जो है भारतीय जनता पार्टी ने लगा रखा है, लेकिन कहीं न कहीं सरकार का दबाव तो रहता है इन पर और इस तरह की प्रतिक्रिया होती। नहीं तो ईडी भी एक स्वतंत्र अगर निष्पक्ष एजेंसी होती तो बहुत सारे देश में ऐसे मामले हैं जो सत्ताधारी दल में बहुत सारे घोटाले हैं, उस पर भी आकर के सामने खड़ी हो जाती, लेकिन ऐसा कहाँ हो रहा है। और इसका अभी आपने कई नाम भी गिनाया है, जहाँ पर देखिए झारखंड में हेमंत सोरेन को समन हो ही गया है, और भी इसके बाद जो है यहाँ पर बिल्कुल तेजस्वी यादव है, केरल की सीएम है पी विजयन, तमिलनाडु की सीएम के स्टालिन, विपक्ष के ही नेता हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली वहाँ घोटाले नहीं हो रहे हैं, वहाँ भी हो रहे हैं। आते हैं, कैग की रिपोर्ट आती है, क्यों नहीं आप वहाँ पर जाते हैं? तो ये उसकी निष्पक्षता पर सवाल जो खड़ा हो रहा है वो समझने वाली बात है। लेकिन जहाँ तक लीगल बात है कि किसी मामले में यदि आपको समन किया जाता है तो ईडी ने अगर कहीं संलिप्तता होगी तो ही बुलाया होगा, और आपको जाना ही पड़ेगा। आज मान लीजिए नहीं जाते हैं, कल तो आपको जाना ही पड़ेगा और जाके अपने बयान देना पड़ेगा। अगर ईडी संतुष्ट है आपके बयानों से तो आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन हमें नहीं लगता कि शराब घोटाले में इस तरह की स्थिति बनेगी। निश्चित रूप से निशाने पर आज की डेट में केजरीवाल हैं, और केजरीवाल जी को अगर ईडी समन करके और गिरफ्तारी करता है, आरोपी बना देना और आरोप सिद्ध न हो पाना दो अलग अलग बात है, लेकिन राजनीतिक परसेप्शन तो कुछ गलत ही जाएगा। अब आप देखिए ना, जो भी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी को सीधे निशाने पर लेंगे, तो जब गिरफ्तारी होगी तो पब्लिक में एक नया परसेप्शन जाएगा कि आप कहीं न कहीं आपकी संलिप्तता है तो ही गिरफ्तारी हुई। अब अदालत आपको छोड़ दे तो आप 10 साल 5 साल बाद छूट जाएं तो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तो कहा जा सकता है कि जो आज केजरीवाल ने जिस तरह की नोटिस, जिस तरह से एक जवाब दिया है समन का, वो कहीं न कहीं ईडी को भी जो है कटघरे में खड़ा करता है कि भाई आप पहले क्यों नहीं गए, और आज आपको कैसे लगा कि अरविंद केजरीवाल आज जो है इसमें एक जो है वो भी एक्यूज्ड हो सकते हैं। तो इन सारे चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा ईडी को भी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है
कि उनको पूरा पावर है कि लोगों से पूछताछ करें और हो सकता है गिरफ्तारी करके अदालत में पेश कर दें, बाकी काम अदालत करेगी। जी बिल्कुल, लेकिन एक संक्षेप में जाऊंगा, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, इस उठा पटक का कौन कौन से राज्यों में ज्यादा असर देखने को मिलेगा? देखिए, इस उठा पटक का असर जो है सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, उसी में ज़्यादा समझ आएगा। बाकी अन्य 2 राज्यों में कोई खास असर नहीं होगा। ठीक है, तो देखना होगा कि आखिर किस तरह से उठा पटक का असर होता है। ठीक है, लेकिन प्रमोद कुमार जी, अब क्या इसमें आगे होगा? अब एक ईडी की तरफ से फिर से समन जारी किया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास और क्या क्या अभी बचाव के लिए उनके पास शस्त्र अस्त्र है, और अगर गिरफ्तारी होती है तो फिर कितने लंबे समय तक ये जा सकती है? आगे क्या क्या संभावना है? कोर्ट की तरफ से क्या कुछ इसमें आदेश आ सकते हैं, क्या नहीं आ सकते हैं? किसके खिलाफ जा सकते हैं आदेश, किसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं? क्या कुछ पक्ष विपक्ष के पास अस्त्र शस्त्र बचे? मैं आपसे जानना चाहूंगा लीगली तौर पर। भागवती जी, देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है भारत में। वैसे तो देखिए कि अधिकांश पार्टियां जो है कोई ना कोई स्कैम में यहाँ पर फंसी हुई है और लोगों ने क्राइम किया है। निश्चित रूप से आर्थिक क्राइम में जो है बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहे हैं, लोगों का आपराधिक भी है इसमें बहुत रहा है। लेकिन ये जो नया तथ्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया कि इसमें जो आम आदमी पार्टी कह रही थी सबसे ईमानदार पार्टी है, और केजरीवाल तो भारत रत्न की उपाधि दे रहे थे सिसोदिया को और संजय सिंह को, और आज देखिए ये जो पॉलिटिकल पार्टी का ये सबसे बड़े नटवर लाल हो गए हैं केजरीवाल। नहीं, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा टेक्निकल जानना चाहूंगा, अभी किस तरह से बचाव कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल? क्या उनको मजबूरी में अब पेश होना ही पड़ेगा, और कितनी बार किस तररह से बच सकते हैं? संक्षेप में। बिल्कुल होना पड़ेगा, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और बता दूं आपको, इन्वेस्टिगेशन में इवन जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी पावर नगण्य होता है। इन्वेस्टिगेशन एक स्वतंत्र चीज होती है, इन्वेस्टिगेशन के बीच में किसी तरह का कोई न्यायालय जो है इंटरफेयर नहीं करता है इन द मीन वाइल ऑफ। इसीलिए आप देखे होंगे सिसोदिया वाले भी केस में जब ये हुआ है, उन्होंने एक डायरेक्शन किया है कि एक अहम सवाल और, उसका संक्षेप में जवाब दीजिएगा। अगर गिरफ्तारी होती है तो कितने लंबे समय तक हो सकती है, कितने लंबे समय तक जेल में रह सकते हैं? क्योंकि देख रहे हैं मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री संजय सिंह बहुत लंबे समय से जेल में। इसमें अगर गिरफ्तारी होती है तो कितने लंबे समय तक गिरफ्तार रह सकते हैं, कितने लंबे समय तक जेल में रह सकते हैं? संक्षेप में देखिए, ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो ये आया हुआ है, पीएमएलए एक्ट, उसमें जो है ये साबित करना होता है बेल में कि आप बिल्कुल इसमें पाक साफ हैं, मतलब आप बिल्कुल दोषी नहीं हैं, और उसमें जो है इनको बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसकी संभावना ना के बराबर है। तो ये तभी हो सकता है कि जब ट्रायल मोर ओवर जो मेन ठीक है, बिल्कुल। तो आपने कहा बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन देखना होगा कि किस तरह से कब अरविंद केजरीवाल इस मामले में ईडी के सामने पेश होते हैं, क्या कुछ सवाल पूछे जाते हैं, और किस तरह से फिर आगे क्या कुछ होता है, गिरफ्तारी होती है या उनको छोड़ दिया जाता है। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। अनिल गोयल जी, विजय कौशिक जी, नीतीश चौरसिया जी, प्रमोद कुमार जी, आरपी श्रीवास्तव सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उठा पटक तो चल रही है, एक तरफ 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, और कुछ महीने बाद अगले साल लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। ईडी सीबीआई के लगातार जांच चल रही है, इनकम टैक्स की लगातार रेड पड़ रही है, और उसी बीच में जिस तरह से आप पार्टी के नेता ये लगातार दावा कर रहे थे, बातें कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल 2 नवंबर को गिरफ्तार भी हो सकते हैं। 2 नवंबर गुजर चुका है, रात हमारी शुरू हो चुकी है, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। अब कब पेश होते हैं और क्या उनकी गिरफ्तारी होती है, किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, और इस मामले में क्या कुछ होता है, ये वाकई देखना बड़ा पूरी जनता जरूर चाहेगी कि आखिर इस मामले में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि अब बात अरविंद केजरीवाल के ऊपर आ चुकी है, जो कि मुख्यमंत्री दिल्ली के, आप पार्टी के हो सके। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।